I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next topic of class 6th subject science. Okay, yesterday we discussion about the जैव घटक अजैव घटक. ओके, जैव घटक के अंदर वो आते हैं जो जीव होते हैं, जैसे जिनके अंदर जान होती है. अजैव घटक के अंदर जिनके अंदर जान नहीं होती बट जो जान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे वायु होगी, चट्टान, मिट्टी, जल आदि हो गया. ओके, हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं. आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें. तो अजैव कारक आपको बताया ना, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, तो किस तरीके से ये किसी पौधे को उगने में हेल्प करते हैं, तो वो हम देखते हैं. सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं. अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाते हैं. उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो अचानक ही उच्च पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने में शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है. पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है. कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती. अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं. यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है. क्रियाकलाप सेकंड. अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए. इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकला था. ओके, अर्थात वे अंकुरित हो गए थे. आपको पता है जब उसमें से किसी बीज में से सफ़ेद संरचना बाहर निकलती है, जब उसको नमी में रखते हैं तो उसको अंकुरण बोलते हैं. यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है और यहाँ से पौधा बनना शुरू होता है. मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए. कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें और शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें. भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें. उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रखें. सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं. भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे कमरे में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती. अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें. यह 3 भागों में प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें. कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा आदि जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में ये सजैव कारक सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है. हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है. अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता. अनुकूलन होता है किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना. अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, थोड़े समय में नहीं अनुकूलन होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं. वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते मर जाते हैं. केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर देते हैं. जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर देते हैं. इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है. आइए कुछ आवासों जैसे अजैव घटकों व उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें. विभिन्न आवासों की यात्रा. कुछ स्थलीय आवास. मरुस्थल के अजैव घटकों तथा ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं. मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं या पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी किसी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है? मरुस्थल में रहने वाले चूहे या सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते. दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं. आपको पता है बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बिल के अंदर जो मौसम होता है वो थोड़ा सही होता है. रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकलते हैं. मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों के चित्र 9.5 में दर्शाए गए हैं. यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? क्रियाकलाप 3.
गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 या क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों के वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करने के समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद उसका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मृणस्थलीय या पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मृणस्थलीय पौधे में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसे किसी संरचना, जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो आपको पता है इसमें से पानी भी नहीं बाहर निकलता क्योंकि वे बहुत कम पानी वाली जगह में रहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण भी तना में होता है क्योंकि पत्ती जितनी ज्यादा पत्तियां होगी उतने ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी बाहर निकलेगा, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मृणस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने क्या आज डिस्कशन किया कि किस तरीके से अजैव और जैव घटक हमारे लिए जरूरी हैं, और जो मृणस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें जीवन कैसे संभव है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर।